नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं दिल्ली में हूं। आप देखिए कहां हूं। एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है दिल्ली में। यहां पर आपको बड़े बड़े लोग मिल जाएंगे और ऐसे मिलेंगे कि आप अंदाजा ही नहीं लगाएंगे कि वो कितने बड़े लोग हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं इधर ये माधव आनंद जी हैं। देखिए आप, रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो इतने बड़े बड़े लोग भी कैसे बैठे मिल जाएंगे यहाँ पर, आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। नहीं पहचानते होंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप देखिए माधव आनंद जी को हमने पकड़ा है, चुनाव के बाद पहली बार मिले हैं। माधव जी, बहुत बहुत शुभकामना नए सिरे से तैयारी के लिए। क्या तैयारी चल रही है? चुनाव तो हार गए आप पूरी तरह से। श्रीकांत जी, पहले बात कि आप दिल्ली में आए, आपका स्वागत है। दिल्ली में हम लोग तो रहते ही हैं, लेकिन आपका आना जाना लगा रहता है, हम लोग को पता है। और आपको मौका मिला आज आपसे मिलने का, इसके लिए मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं। जहां तक हार की बात है, निश्चित रूप से हार हम लोग की बहुत करारी हार हुई है महागठबंधन की। और हम लोगों ने समीक्षा भी किया है। महागठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो, या वीआईपी हो, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हो, कांग्रेस हो, हर दल जो है अपने अपने लेवल पर समीक्षा बैठक जो है किया है। हम लोग भी समीक्षा बैठक किए हैं। निश्चित रूप से समीक्षा में बहुत सा तरह की बातें आई हैं और आगे इस तरह की गलती न हो। जब बिहार विधानसभा की चुनाव हो, उसमें इस गलती नहीं हो, हम लोग उसमें काम। समीक्षा में खास बात क्या आई है? हार की वजह क्या है? देखिए, हार की वजह किसी एक वजह तो है नहीं। स्वाभाविक है, जो हम लोग के पास चेहरा नहीं था, मैं इसको कह सकता हूं। जिस तरह एनडीए की तरफ से माननीय मोदी जी एक चेहरे के रूप में थे और हम लोग अपने तरफ से प्रोजेक्ट कर रहे थे माननीय राहुल गांधी जी को यूपीए के नेता के तौर पे, तो कमजोर पड़ गए। हाँ, और बिहार के अलावा यूपी की बात कर लें, तमाम अन्य जगह की बात कर लें, तो वहाँ जो महागठबंधन बना था उसमें लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे राहुल जी। आप मानते हैं कि मोदी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरे राहुल गांधी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मोदी के मुकाबले नहीं ठहरे। उनकी सर्वमान्यता जो है ना नहीं हो पाई। यानी बड़े नेता राहुल गांधी जी, हम लोग अभी भी कहते हैं राहुल गांधी जी में वो सारी क्षमता है। के लिए बड़े नेता तो है ही, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए ना। गठबंधन के तमाम अन्य जैसे प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। बिहार में तो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। हम लोग तो हमेशा से बोलते आया कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन बिहार के बगल में आप यूपी है, आप यूपी में देखिए, यूपी में जैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए। चाहे बीएसपी और एसपी का जो गठबंधन हुआ, उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तमाम अन्य जैसे प्रदेश में जो हुआ वहां एक्सेप्ट नहीं कर पाया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी और दोनों के गठबंधन की बात हो पा रही थी, वो भी नहीं हो पाया। तो अदर स्टेट में उनको एक्सेप्ट नहीं किया नेता के तौर पे। मुझे लगता है कि उसका खामियाजा जो है महागठबंधन को हर प्रदेश में आपको नहीं लगता है कि विपक्ष ने ज्यादा मोदी किया, उसका लाभ मिला मोदी को? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष ने मोदी किया। जिस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए था, जिस पे बहस होनी चाहिए थी जनता के बीच में, वो मुद्दा जो है जनता के बीच में आया ही नहीं है। माधव जी, कभी चुनाव में मैंने नहीं देखा है अपने इतने साल के करियर में कि जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर बहस होती हो और जरूरी मुद्दों के आधार पर वोटिंग होती हो। ऐसे ही भावनात्मक मुद्दों को लेकर हमेशा हर पार्टियां लड़ती हैं। ये तो बहाना है। आप बताइए असली कारण क्या है? श्रीकांत जी, आप बताइए। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली में जो पत्रकार की लॉबी है, चाहे पटना में, जो आपको नहीं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता होगा। क्या लोकतंत्र के लिए सही है? अगर बहस अगर होनी चाहिए तो विकास की बात होनी चाहिए। आपने 5 साल में क्या वादा किया था, 5 साल में कितना डिलीवर किया, क्या वो जनता के बीच नहीं जाना चाहिए था? भावनात्मक मुद्दा से अगर आप चुनाव जीत जाते हैं और भावनात्मक मुद्दा पे ही जैसे आप चाहते हैं सरकार चलाना, तो जैसे विकास पीछे छूट जाएगा, भावनात्मक मुद्दा आगे रहेगा। बीजेपी तो कह रही है ना कि देश की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? देश की सुरक्षा हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। कब जो है सो देश की सुरक्षा के साथ खेला गया? कभी नहीं खेला गया। आजादी के बाद से क्या अपने देश को वैसे कोई असुरक्षित किया है क्या? कितनी सरकारें आई हैं, गई हैं, हमेशा देश अपना जो है सो इंटैक्ट रहा है, सुरक्षित रहा है। लेकिन जिस विकास की बात होती है, आज हम लोग रोजगार की बात करते हैं। मैं भी एक युवा हूं। माननीय मोदी जी से बड़ी आशा थी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, कहते कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। मैं पूछता हूं कि अगर 5 साल उनकी सरकार रही है, 10 करोड़ तो युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था। उन्होंने बिहार के विशेष राज्य की दर्जा की मांग की थी। मोतिहारी में मैं खुद कैंपेन किया था श्रीकांत जी, वहां चीनी मिल का मुद्दा था। माननीय प्रधानमंत्री जी बोल के गए थे कि कोई बात नहीं हुआ, यहाँ की चीनी मिल मैं स्टार्ट करवाऊंगा। अगली बार जब 2019 में चुनाव प्रचार में आऊंगा तो यहाँ के चीनी मिल से बने हुए चीनी का चाय पीने का काम करूंगा। कृषि मंत्री भी बना दिया राधा मोहन सिंह जी को, चीनी मिल जैसे वहां नहीं बनी। बिहार में कितने निवेश आ गए? मैं माननीय नीतीश कुमार जी से भी कई बार पूछा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और महागठबंधन नेता के होने के नाते, कि आप बता दीजिए, 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं। मैं तो कहता हूं अगर व्यक्ति की मंशा सही हो तो 5 साल में किसी प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। 15 साल तो काफी। मानते नीतीश कुमार ने काम ही नहीं किया 5
साल 10 साल में 15 साल जो काम होना चाहिए था श्रीकांत जी उस रूप में नहीं हो पाया है। 15 साल आप मान लगाइए श्रीकांत जी, 15 साल एक व्यक्ति को मौका मिले एक लीड करने के लिए और मेरे बिहार में एक भी निवेश नहीं आवे। अरे सड़क बना देने से लोगों को आने जाने में सुविधा हो सकती है, लेकिन सड़क आप जब बन जाएगा अगर वहां कल कारखाने नहीं लगेंगे तो मेरे युवा भाई भटकेंगे। यहाँ आज बिहार में क्या है, ब्रेन ड्रेन और वेल्थ ड्रेन की स्थिति बनी हुई है। मैं ही बिहार से पढ़ के आया, दिल्ली में आज अपना डंका परचम लहरा दिया। क्या आज अगर मुझे नौकरी या सारी सुख सुविधा अगर मुझे पटना में मिलता, बिहार में मिलता, तो निश्चित रूप से जैसे मैं बिहार में प्रेफर करता रहा। ये बताइए, आप लोकसभा के चुनाव हार गए, यानी देश का चुनाव हार गए, आप राज्य का चुनाव कैसे जीतेंगे भाई? कौन नेता है आपका? देखिए हम लोग के पास नेता की कमी नहीं है, महागठबंधन में नेता ही नेता है। किसको चेहरा आगे करके सीएम के रूप में प्रोजेक्ट? बताता हूँ, जहां तक महागठबंधन की बात है निश्चित रूप से तेजस्वी जी हैं, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी, हम सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, जो आप कहते हैं बिहार विधानसभा का मुद्दा कुछ और होगा। बिहार विधानसभा में लोकल इश्यूज भी उठेंगे। जो माननीय नीतीश कुमार जी 15 साल का जो उनका रहा है, निश्चित रूप से उस मुद्दे को जो है ज्यादा हावी होगा। मांझी जी कह रहे हैं कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी नहीं है, आरजेडी के नेता हैं। आप सुना ही होगा आपने। मांझी जी किस समय क्या कहते हैं श्रीकांत जी, आपको याद होगा जब हम लोग एनडीए में थे तो मांझी जी हमेशा बयान देते थे कि उपेंद्र कुशवाहा और आरएलएसपी का महागठबंधन में स्वागत है, लेकिन एक शर्त यही है कि उन सीएम की वैकेंसी यहां खाली नहीं है। आपको याद होगा। और इस लोकसभा के चुनाव में वो भी स्टार कैंपेनर थे, मैं भी कई जगह उनके साथ गया। हर मंच से उन्होंने बोला कि तेजस्वी जी को जो है मुख्यमंत्री बनाना है। तो जब स्वाभाविक है, इतने बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, महागठबंधन के में आज हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो उन्होंने इस संदर्भ में कहा है। उन्होंने कहा कि हम लोग पुनः बैठ के जैसे डिसाइड करके मोहर लगाने का काम करेंगे कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन। नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए हैं मांझी जी। देखिए राजनीति में जैसे मैं हम कहता हूं श्रीकांत जी, नीतीश कुमार से हम लोग की विचारधारा नहीं मिलती। आरएलएसपी की बात मैं कर रहा हूं, उपेंद्र कुशवाहा जी की बात कर रहा हूं, अपनी पार्टी का कर रहा हूं। लेकिन मैं कहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब बिहार के विकास की बात आएगी, बिहार की अस्मिता की बात आएगी, बिहार को स्पेशल राज्य की दर्जा की बात आएगी, तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी पटना में, मैं भी उस प्रेस वार्ता में था, हम लोगों ने कहा था कि आप संघर्ष कीजिए, जहां भी जरूरत पड़ेगा महागठबंधन के नेताओं का, सड़क से लेकर सदन तक आपके साथ खड़ा है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने का आप काम कीजिए। तो निश्चित रूप से हम लोग साथ में, अगर बिहार के विकास की बात होगी, जहां तक महागठबंधन में उनके आने की बात है, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कुछ बातें जो है सो होनी जा रही है। मेरी व्यक्तिगत राय जरूर है ये, अब राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा के नेता हैं, लेकिन कुशवाहा समाज ने एनडीए का साथ दिया, वोट ट्रांसफर ही नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि आरजेडी पीछा छुड़ाना चाहती है। अब श्रीकांत जी एक चीज बताइए, जब ये 40 में से 39 हम लोग सीट हारे हैं और 39 सीट का अगर मार्जिन देख लीजिए तो मुझे लगता है कि एवरेज मार्जिन जो हम लोगों ने निकाला है 2.5 से 3 लाख जो है। तो आपको क्या लगता है कि कोई भी इक्वेशन यहाँ चला है क्या? कौन सा इक्वेशन ध्वस्त नहीं हुआ है? कौन से वोट का ट्रांसफर नहीं हुआ है? इसीलिए ये कहना कि यदुवंशी समाज का पूरा वोट मिल गया या अल्पसंख्यक समुदाय का पूरा वोट मिल गया या कुशवंशी समाज का, जो कुशवाहा समाज कहते हैं, उनका वोट मिल गया, मुझे लगता है अतिशयोक्तिपूर्ण है। सारे वोट बैंक में सेंधमारी हुई है, ट्रांसफर हुआ है, वोट एनडीए की तरफ गया है। इसीलिए इस चुनाव में ये नहीं कहा जा सकता कि कौन इक्वेशन काम किया है, कौन इक्वेशन काम नहीं किया। अगर एनडीए की तरफ से न्योता मिले तो आप लोग जाने पर विचार करेंगे? देखिए हम लोग के साथ जो हम लोग का जो अनुभव रहा है एनडीए में, बहुत बुरा अनुभव रहा है। 4.5 साल तक हम लोग श्रीकांत जी रहे हैं और माननीय मोदी जी के साथ डट के खड़े रहे। आप अनुमान लगाइए, सांसद वाली पार्टी को मंत्री बना कर रखा, इससे ज्यादा क्या चाहिए? कोई एहसान नहीं किया। वो जो इक्वेशन था, जिस इक्वेशन में जिसकी जितनी संख्या उसके अकॉर्डिंग उन्होंने दिया। आज क्या हुआ? आज उसी इक्वेशन की मांग जो है सो माननीय नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या बल है उसकी अनुपात में आप जैसे कैबिनेट बर्थ दीजिए। हाँ दिया, एक तो दे रहा है। वही तो मैं बता रहा हूं ना। तो ये जो एनडीए वाले लोग हैं, ये बीजेपी है, अहंकारी लोग हैं, ये 2 लोग सरकार चला रहे हैं, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मिलकर। तो यहाँ क्षेत्रीय दलों का तो कोई भी रिस्पेक्ट है ही नहीं। अच्छा, आप मानते हैं माधव जी कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आए तो बात बन सकती है? देखिए माननीय नीतीश कुमार जी कहाँ जाएंगे, पलटू मार चाचा हैं, पलटी तो कभी भी मारे हैं और उनका इतिहास भी रहा है पलटी मारने का। लेकिन मुझे लगता है कि महागठबंधन एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, ये तो महागठबंधन के जब शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे तब उस पर डिसीजन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी है कहना कि माननीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन में, और महागठबंधन का द्वार उनके लिए, हाँ बिहार के विकास के लिए अगर वो आना चाहे, सपोर्ट करना चाहे, लेकिन मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा ये कहना अभी कोई भी किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि हम लोग के महागठबंधन में अगर सबसे कद्दावर नेताओं में से अगर कोई एक है तो वो निश्चित रूप से माननीय उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी जी हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी सीएम पद के दावेदार हैं?
देखिए सीएम पद किसको मिलेगा? सीएम पद मिलेगा जिसके जितने वोट बैंक हैं, जिसको जितने नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कहने में कहीं भी हिचकिचाहट नहीं है कि मेरी पार्टी उतनी बड़ी नहीं है कि स्वाभाविक दावेदारी मेरी सीएम पोस्ट पे हो। लेकिन स्वाभाविक दावेदारी किसकी होगी? स्वाभाविक दावेदारी आरजेडी की होगी, क्योंकि उनका वोट बैंक ज्यादा है, उनके नंबर ऑफ सीट्स है तो ज्यादा चुनाव लड़ते हैं और नंबर ऑफ सीट ज्यादा आएगा, निश्चित रूप से हम लोग से ज्यादा है, क्योंकि हम लोग बहुत कम सीट पे, उस अनुपात में हम लोग कम सीट पे लड़ेंगे। तो स्वाभाविक दावेदारी तो आरजेडी की बनती है। आरजेडी किसको बनाता है नहीं बनाता है, लेकिन आरजेडी में जहां तक है मुझे लगता है तेजस्वी जी के अलावा तो कोई है नहीं। तेजस्वी जी को सामान्य रूप से आरजेडी के लोग अपना नेता मानते हैं, तो मुख्यमंत्री की दावेदारी तो तेजस्वी जी की बनती ही बनती है। यानी महागठबंधन छोड़ने का विचार अभी नहीं है? हम लोग महागठबंधन नहीं छोड़ने वाले। हम लोग जहां रहते हैं डट के रहते हैं। 4.5 साल एनडीए के साथ रहे तो डट के खड़े रहे, और महागठबंधन के साथ है तो डट के खड़े हैं। महागठबंधन की नीतियों में भरोसा रखते हैं और निश्चित रूप से आगे भी महागठबंधन को मजबूत बनाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम सब लोग मिलकर करेंगे और बिहार विधानसभा में एनडीए को और माननीय नीतीश कुमार जी को वहां से हटाने का काम करेंगे। आपने सुन लिया, माधव आनंद जी कह रहे हैं कि एनडीए में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अभी तो महागठबंधन के साथ ही हैं, आगे भी रहेंगे। अभी हताश नहीं है, थोड़ा निराश जरूर है, लेकिन हौसला है, फिर से खड़े हो जाएंगे। तैयारी चल रही है। लेकिन अब माधव आनंद जी जब मेरे साथ हैं तो जरा इनसे जुड़ा हुआ सवाल भी पूछ लेना लाजमी होगा। माधव जी, आपने बहुत सेवा किया उपेंद्र कुशवाहा का और पार्टी का, आपको तो कुछ मिला नहीं, आश्वासन मिला और धोखा मिला। श्रीकांत जी, जब आप राजनीति में होते हैं और खासकर मेरे जैसा व्यक्ति जिसके पास आप लोगों के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से सब कुछ होता है, तो मैं राजनीति में सिर्फ सेवा की भावना से आया, पैसे की भावना से, रुतबे की भावना से नहीं आया। अगर पैसे रुतबे की भावना से आता तो मेरे लिए सबसे अच्छा कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बढ़ के कुछ नहीं था, जहाँ मेरे पास सब कुछ था। तो मैं सेवा की भावना से आया। निश्चित रूप से मोतिहारी से एक संभावित उम्मीदवार था, लगभग संभावित उम्मीदवार नहीं कर सकता हूँ, पूरे उन लोगों के कहने पर ही महागठबंधन की तरफ के, महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व में कहता हूँ, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चाहे जीतन राम मांझी जी हों, मुकेश सहनी जी हों या तेजस्वी जी हों, सबके कहने पे मैं मोतिहारी में कैंपेन करने के लिए गया था। लास्ट मोमेंट में कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी आई जिसके कारण माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को चेंज करना पड़ा, अपने जो डिसीजन को चेंज करना पड़ा। अखिलेश जी के दबाव में आ गए। जब राजनीतिक परिस्थितियां की बात आएगी तो स्वाभाविक है, अखिलेश सिंह के जो बेटा लड़े हैं तो स्वाभाविक है मैं उन्हीं का नाम ले सकता हूं। कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी आई जिनके कारण उनको डिसीजन चेंज करना पड़ा। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए निराश जरूर हुआ कि मैं सांसद नहीं बन पाया। लेकिन मैं आपको श्रीकांत जी बता दूं कि मैं बिहार के लिए मेरा समर्पण क्या है वो आने वाले वक्त में आपको दिखेगा। और निराश हुआ, मैं बागी नहीं हुआ। आप अनुमान लगाइए, मैं उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ डट के उस समय भी खड़ा था। जिस दिन हम लोगों ने अनाउंस किया जब कैंडिडेट का, उस दिन भी प्रेस वार्ता में था। उसके बाद से लगातार उनके साथ डट के खड़ा हूं और महागठबंधन को मजबूत करने में लगा हुआ हूं। लेकिन दूसरे आपके साथी प्रदीप मिश्रा ने छोड़ दिया और आरोप लगाया कि बहुत पैसा लूट लिया और आपसे भी 7 करोड़ रुपया ले लिया, टिकट नहीं दिया, कई तरह के आरोप लगे। एक चीज बताइए, कोई कहता है 7 करोड़, कोई कहता है 9 करोड़, कोई कहता है 12 करोड़, कोई कहता है 15 करोड़। ये क्या है? इसका कोई सबूत है तो बताएं। मैंने क्या उनसे, मेरी क्या बातचीत हुई? तो सबूत दिए हैं कि पैसा दिए हैं वो प्रदीप मिश्रा जी। आपने बोला ना कि माधव जी से भी 7 करोड़ रुपया, हम नहीं कहें, वो कह रहे हैं। तो क्या प्रदीप मिश्रा जी के पास सबूत है कि मेरे और उपेंद्र जी के बीच क्या डील हुई है? देखिए, निराधार आरोप लगाना, कोई भी जितने व्यक्ति इस तरह के आरोप लगाए हैं आज उनका हश्र क्या है? चाहे आप नागमणि जी की बात कर लें, आप जो है भगवान सिंह कुशवाहा की बात कर लें, आज आप जो है प्रदीप मिश्रा जी की बात कर लें, पर सब जितने लोगों ने आरोप लगाया, अगर भाई आपके पास सबूत है तो यहाँ न्याय व्यवस्था है। आप न्यायालय में चले जाते कि टिकट की खरीद बिक्री हुई है। आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप किसी के जो है किसी को डैमेज करने के लिए आप कुछ भी आरोप लगा दीजिएगा तो बिहार की जनता और भारतवर्ष की जनता इन सारी चीजों में विश्वास नहीं करती है। उपेंद्र कुशवाहा की छवि तो बहुत पाक साफ है, कोई डाउट नहीं है। और मेरा जो अनुभव है, 25 साल से मैं पत्रकारिता में हूँ, 30 साल से, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि उपेंद्र कुशवाहा पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा है, बेदाग है। लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोगों ने इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा दिया कि अब थोड़ा डाउट तो होने ही लगा है जनता के बीच में कि आखिर कुछ तो है। देखिए श्रीकांत जी, क्या होता है, पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ओवर एम्बिशियस होते हैं, उनको समझना पड़ेगा कि पार्टी में जो है, ठीक है आप पार्टी में हैं, आपकी भी भूमिका है। पार्टी एक छोटी पार्टी है, उसमें नंबर ऑफ सीट जो है बहुत ज्यादा की संभावना नहीं, गुंजाइश रहती है, उसमें हर तरह की चीजें देखनी होती है। आप बताइए, मैं भी तो उम्मीदवार था, सबसे पहले तो मेरे नाम की घोषणा हुई थी, इसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन तो प्रचार भी गए थे। नहीं, और मैं कह रहा हूं, अभी भी आपके ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति कहे कि माधव जी अपने मन से प्रचार करने के लिए गए थे तो मैं आज इसका खंडन कर सकता हूं कि मैं एक एक महागठबंधन के नेताओं के कहने पर चुनाव प्रचार करने के लिए गया था। लेकिन मैं तो निराश नहीं हुआ।
लेकिन जो ऐसे व्यक्ति जिसका दल बदल करने की जैसे पूरा इतिहास ही हो, जहां नागमणि जी की बात करें, नागमणि जी कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बचा है क्या जहां नागमणि जी नहीं गए हैं? आप बताइए, वो कौन सा चुनाव नहीं लड़े हैं? आज उनकी क्या स्थिति है? अपने बल पे खड़ा हो जाए तो मुझे लगता है 2 लाख भी उनको, अगर 2000 भी वोट आ जाए तो मैं उनको नेता मान लूं। कभी वो आरोप लगाते हैं कि माधव आनंद ने जैसे रालोसपा को हाईजैक कर लिया है, उपेंद्र कुशवाहा को हाईजैक, मुझे पार्टी से निकलवाने में माधव आनंद की जैसे भूमिका है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या वो मुझे अपना नेता मान लिए? वही कहने वाले हैं कि लालू प्रसाद यादव के बाद अगर सबसे बड़ा कोई नेता है तो नागमणि जी अपने आप को खुद मानते कहते हैं कि विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र में मंत्री, राज्य में मंत्री, हर जगह मैं पहुंचा हूं। तो लालू यादव के बाद अगर सबसे बड़ा कोई अगर नेता है तो वो अपने आप को मानते हैं, और वो आरोप लगा रहे हैं कि माधव आनंद जी उनको पार्टी से निकलवा दिया। अरे इस बात में कोई सत्यता है क्या? आपके बिन पिंडी के लोटा है, मैं बता दूं, उन लोग का कोई जनाधार नहीं है। अगर जनाधार होता तो आज ये आपकी राजनीतिक स्थिति ऐसी नहीं रहती, और आने वाले टाइम में मैं कहता हूं कि वो विलुप्त हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव कितने सीटों पर आपकी पार्टी लड़ेगी? देखिए, बिहार विधानसभा निश्चित रूप से हम लोग महागठबंधन की तरफ से, जैसे मैंने बताया कि महागठबंधन में है, आगे महागठबंधन में रहेंगे। नंबर ऑफ सीट्स क्या होगा, महागठबंधन के जब शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठेंगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। जब हम सब लोग बैठेंगे, कौन सी पार्टी कितने सीट पे लड़ेगी, निश्चित रूप से उसमें हम लोग डिसीजन लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। देखिए, मैं अभी बोलना बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण होगा कि मतलब मूड मिजाज क्या है? नहीं, देखिए, मेरे साथ अभी दूसरा लोकसभा में दे रहे हैं ना बहुत। मेरे साथ अभी बहुत सारे क्वेश्चन। आपको याद होगा कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने प्रेस वार्ता में कहा था, जब हम लोगों ने कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया तो उन्होंने बोला था, पत्रकारों ने पूछा था कि माधव जी का क्या, तो उन्होंने बोला था कि बहुत जल्दी एक ऐसी चीज का अनाउंस करेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो आप वेट एंड वॉच कीजिए। अब बाकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी आदेश होगा, महागठबंधन के नेताओं के शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा, उस आदेश का अक्षरशः पालन करने का कुछ क्या अनाउंस करेंगे? अभी तो राज्यसभा भेज नहीं सकते आपको, और विधान परिषद में भेज नहीं सकते, तो क्या आप बता दीजिए ना। मैं वही बता रहा हूं कि उन्होंने कहा, उसका आभास होगा, उसका क्या मीनिंग है, नहीं मीनिंग है, वो कहना उचित नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होगा, उस आदेश का अक्षरशः पालन पहले भी किया हूं और आगे भी करता रहूंगा। विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, जो भी आदेश होगा शीर्ष नेतृत्व का, उसका पालन किया जाएगा। तो आपने माधव आनंद को सुन लिया। कहा जा रहा था, यानी उपेंद्र कुशवाहा के विरोधी आरोप लगा रहे थे कि माधव आनंद ने रालोसपा को, यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को हाईजैक कर लिया है और बहुत पैसा खर्च किया है लोकसभा टिकट के लिए, और उनका टिकट काट दिया उपेंद्र कुशवाहा ने। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण तो दे नहीं पाया है आज तक कि माधव आनंद और उपेंद्र कुशवाहा के बीच क्या डील हुई है। ये तो सच है। तो मुझे लगता है कि बदनाम करने की जो राजनीति हो रही है, उससे दूर रहना चाहिए, उससे बचना चाहिए। उससे कुछ लाभ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। और माधव आनंद की बात भी दिखाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आरोप जब लगे तो सफाई देना भी जरूरी है, और ये दे भी रहे हैं। आपको इनकी बात अच्छी लगे, इनके दावे में दम दिखे और इनकी सफाई पसंद आए, तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट लिखिए। और आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट को लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।